गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सिलेबस को लेकर के, और अपन पढ़ रहे थे ब्रिटिश संविधान को। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान, इसको लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे। और ब्रिटिश संविधान में अपन जो प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को लेकर के अपने चर्चा की थी। आज अपना टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद का जो विकास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मंत्रिमंडल के संबंधित शक्तियां हैं, सम्राट से संबंधित शक्तियां हैं, या शासन के संचालन से संबंधित है, या वो कहें कि लोक सदन से है, या राजनीतिक दल के रूप में। तो यानी कि पर्टिकुलर प्रधानमंत्री का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें उसकी किस किस प्रकार की शक्तियां हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन ये भी देखेंगे कि क्या ब्रिटिश संविधान के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो अपन ने सम्राट के संदर्भ में भी देखा था, तो अपन प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी देखेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जो है क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वह तानाशाह बन जाता है, या उसकी जो वास्तविक स्थिति जो है वो क्या है। इन सब का जो अध्ययन है वो आज की क्लास में अपन करेंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं आप इसको इतना ज़्यादा तनाव के रूप में ना लें इस चीज़ को कि प्रधानमंत्री की शक्तियां अपने को किस प्रकार से याद होगी, एग्जाम में सवाल किस प्रकार का इसमें पूछा जाएगा। सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एक ही चीज़ उत्पन्न होनी चाहिए, और वो ये है कि आपको केवल और केवल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में, उसका जो पद है, उसकी जो सामान्य जानकारी, उसकी जो सामान्य जो रूपरेखा है, केवल और केवल उसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि बगैर समझे आप उस चीज़ को याद नहीं कर सकते। आपके अंदर तुलना करने की अपन जब बात करेंगे प्रधानमंत्री के पद को लेकर के, तो आप निश्चित तौर से भारत के प्रधानमंत्री के साथ उसकी तुलना भी कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जब पद को अपन पढ़ते हैं, उनकी शक्तियों को अपन पढ़ते हैं, तो किस प्रकार का उसमें अंतर दिखाई देता है, क्या दोनों में समान शक्तियां हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं आप उनको भी दूर कर सकते हैं। तो अपन ने प्रीवियस क्लास में, मैं हल्का सा प्रीवियस क्लास में जाने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगा। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था मंत्रिमंडल को लेकर के। मैं केवल आपको उस क्लास की उस श्रृंखला से जोड़ना चाहता हूं कि आपने मंत्रिमंडल के संदर्भ में आपने किन किन चीजों का अध्ययन किया था। तो मंत्रिमंडल के संदर्भ में आपने देखा था मंत्रिमंडल का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। इसी प्रकार आज अपन प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी उसके विकास को देखेंगे कि प्रधानमंत्री के जो पद का जो विकास है, विकास किस चीज का, ये पद का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। इसके अलावा अपन ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के रूप में अपन ने उसको देखा कि इसको वैधानिक मान्यता कब मिली। इसी प्रकार अपन पीएम के पद में भी ये चीज देखेंगे कि इसको जो पद है इसको वैधानिक मान्यता कब मिली। इसके अलावा अपन ने यहां इस मंत्रिमंडल के संदर्भ में इसके जो कार्य प्रणाली थी उनको अपन ने देखा था। अपन ने इसके स्वरूप की चर्चा की थी। हालांकि आज की इस क्लास में थोड़ा हल्का सा आपको स्वरूप पे चर्चा भी करूंगा। अपन यहाँ पे प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखेंगे उसके कार्य, उसकी शक्तियां, कार्य व शक्तियां, और इसके अलावा अपन देखेंगे उसकी वास्तविक स्थिति। अपन ने सम्राट जब राजमुकुट और सम्राट में अंतर किया था उस समय मैंने आपको सम्राट के संदर्भ में उसकी वास्तविक स्थिति इससे अवगत करवाया था कि क्या ब्रिटिश जो सम्राट है ब्रिटिश, तो क्या उसके पास किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं, क्या वह संपूर्ण शक्ति का जो प्रयोग करता है या केवल और केवल नाम मात्र के रूप में ही वह पद पे बना हुआ है। इस प्रकार की चर्चा अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने की थी। तो आज की क्लास में अपन उसके पद के विकास, पीएम के पद के, पीएम की वैधानिक मान्यता, उसके कार्य व शक्तियां और वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं हल्का सा आपको इसके, क्योंकि एक सवाल जो मंत्रिमंडल के संदर्भ में बनता है
वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मंत्रिमंडल, कई बार ये छोटे जो 2 अंक का जो सवाल आते हैं उसमें भी पूछा गया है कि ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसका प्रकार, उसको प्रकार कह दीजिए या स्वरूप कह दीजिए, आपको इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपन ने देखा था साझा मंत्रिमंडल, साझा मंत्रिमंडल, और इसके नाम से ये चीज अवगत होती है साझा, यानी कई दल मिलकर के आपस में समझौता कर करके मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, अर्थात सरकार का शासन जो संचालन है वो करते हैं, निर्माण करते हैं साहब। पहली चीज तो ये थी। दूसरा युद्ध मंत्रिमंडल, इसमें भी आपको ज्यादा दबाव या तनाव देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा अर्थ निकलता है युद्ध मंत्रिमंडल है, यानी युद्ध जैसी अगर परिस्थितियां बन जाए तो उस समय जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है उन परिस्थितियों से निपटने के लिए, क्योंकि युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है तो उसमें जो निर्णय जो हैं वो तीव्र गति के साथ लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है ताकि वो युद्ध से संबंधित जितनी भी परिस्थितियां बन रही, जो भी क्षेत्र है उनसे संबंधित वो निर्णय ले सकते हैं। ऐसे मंत्रिमंडल को युद्ध मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसके अलावा था आंतरिक, और आंतरिक मंत्रिमंडल में क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वह संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ चर्चा न कर करके कुछ विशिष्ट जो मंत्री होते हैं उन्हीं के साथ वह चर्चा करता है। देश के शासन संचालन की आंतरिक स्थितियों की बारे में जो रूपरेखा बनती है वो कुछ एक मंत्रियों के साथ वो चर्चा करता है, तो इस प्रकार वो अपने आप में एक आंतरिक मंत्रिमंडल हो जाता है। मान लीजिए मंत्रिमंडल में 20 सदस्य हैं, पीएम 20 से सलाह न लेकर के राय मशूरा जो है वो केवल 5 मंत्रियों से करता है, तो ऐसी स्थिति में ये 5 मंत्री जो हैं ये 20 से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आंतरिक विषयों पे इन्हीं से ज़्यादा चर्चा करता है। तो इस प्रकार ये आंतरिक मंत्रिमंडल हो गया। इसके अलावा एक मंत्रिमंडल मैंने और बताया था आपको चौथे प्रकार का, और वो था छाया मंत्रिमंडल। और छाया मंत्रिमंडल के मैंने बताया था कि छाया मंत्रिमंडल का निर्माण जो होता है वो विपक्ष करता है। कौन करता है? विपक्ष करता है साहब। छाया मंत्रिमंडल का निर्माण विपक्ष करता है। वह सत्ता पक्ष पर निगरानी रखने के लिए, अर्थात सत्ता पक्ष जो होता है सरकार में जो दल जो होता है उसकी नीतियां, उसकी कार्य प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए विपक्ष के द्वारा एक छाया मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ये चर्चा अपन ने की थी। तो आप जो है इस सवाल को महत्वपूर्ण मानना, आपको इंपॉर्टेंट मान करके इसकी तैयारी करनी है। आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि इस मंत्रिमंडल के रूप में इसकी किस प्रकार की कार्य प्रणाली पाई जाती है, इसलिए मैंने इसको दोबारा बताया। आज अपन चर्चा कर लेते हैं प्रधानमंत्री को लेकर के। अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं पुनः बता रहा हूं आपको कि अपन ने चर्चा की थी ब्रिटिश संविधान को लेकर के, उसके विकास के चरण। आप पहले प्रीवियस क्लास में जाएंगे तो आप निश्चित तौर से ये चीज़ें आपको याद आएंगी। जब अपन विकास के चरणों की बात कर रहे थे और मैंने आपको 6 चरण बताए थे, उस समय मैंने बताया था कि ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री के पद का जो प्रचलन था उसका विकास किस प्रकार से होता है। मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि उस समय जो राजा था जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, ये जो शासक थे उस समय जो शासक थे ये इंग्लिश नहीं जानते थे साहब, इंग्लिश नहीं जानते थे। तो ऐसी स्थिति में जो एक समिति थी, परामर्श समिति थी, ये राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। इस परामर्श समिति का निर्माण भी अपन मान सकते हैं प्रीवी काउंसिल से, प्रीवी काउंसिल से इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ जो ये परामर्श समिति थी ये राजा को सलाह देती थी, राजा इसकी नियमित जो बैठकें होती थी उसमें भाग लेते थे। लेकिन जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय की अपन जब बात करते हैं, द्वितीय का विशेष तौर से नाम आता है कि इन्होंने इस परामर्श समिति की जो बैठकें होती थी उसमें भाग लेना बंद कर दिया। अब इस परामर्श समिति में, क्योंकि यहाँ जो सदस्य थे, मान लीजिए इनकी सदस्य संख्या अधिक थी और यहाँ इनकी संख्या कम थी, तो इस तरीके से ये एक तौर से मंत्रिमंडल के तौर पे कार्य कर रही थी, मंत्रिमंडल के तौर पे कार्य कर रही थी। तो यहाँ ये इसके बैठकों में भाग लेना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो परामर्श समिति है जो राजा को सलाह देने का कार्य करती है,
इसके जो सदस्य थे इन्होंने अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या किया, मुखिया के रूप में चुना गया। और जो प्रथम व्यक्ति जो था इस मंत्रिमंडल का मुखिया बना उसको प्रधानमंत्री कहा गया था। और वो व्यक्ति था रॉबर्ट वालपोल। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। और ये एग्जाम में 2 अंक का सवाल कई बार पूछा गया है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। अब इसका जो निर्माण की अपन बात करते हैं तो इसका विकास हुआ है। इस पद का क्या हुआ है? विकास। आवश्यकता के अनुसार इसका विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ सम्राट के द्वारा इसकी बैठकें जो थी उसमें भाग लेना बंद कर देता है, क्योंकि वो इंग्लिश जानता नहीं था। इसलिए स्थिति में सम्राट जो होता है वो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता था, लेकिन वो जाना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सदस्य थे वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को इसके लिए चुनते हैं मुखिया के तौर पे, और उसे प्रधानमंत्री का नाम दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो पीएम पद का जो प्रचलन था ये 1721 से शुरू होता है। 1721 से पीएम पद जो है वो शुरू होता है, और प्रथम प्रधानमंत्री थे वो रॉबर्ट वालपोल थे। दूसरी ओर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो मंत्रिमंडल है उसको वैधानिक मान्यता कब मिली, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रिमंडल का ही तो मुखिया है। तो ऐसी स्थिति में इस पद की भी अगर अपन वैधानिकता की बात करें कानूनी तौर पे, तो इसको भी कानूनी तौर पे 1937 में जो क्राउन एक्ट था उस एक्ट के द्वारा, मंत्रिमंडलीय जो एक्ट था उस एक्ट के द्वारा ही प्रधानमंत्री पद को भी कानूनी रूप से जो है वो वैधानिक मान्यता मिली थी। दूसरी ओर अपन इसकी एक चर्चा और करते हैं। ब्रिटेन में एक चीज और इसकी विशेषता है कि प्रधानमंत्री जो है वह लोक सदन का सदस्य होता है। अब वहां पे ऐसी परंपरा भी बन चुकी है, सदस्य होता है। तो पहली चीज थी आपके सामने, प्रधानमंत्री का जो पद है वो विकास का परिणाम है, जिसका विकास हुआ है 1900 इसमें विकास हुआ है। रॉबर्ट वालपोल जो थे वो वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी चीज है प्रधानमंत्री पद को जो वैधानिक मान्यता है वो 1937 में क्राउन मंत्रिमंडलीय जो अधिनियम आया था उसके द्वारा इसको वैधानिक मान्यता मिली। तीसरी चीज अपन देखिए इसमें कि प्रधानमंत्री जो है वो लोक सदन का सदस्य होना चाहिए। अब आप सवाल करोगे कि साहब लोक सदन का मतलब है जनता का प्रतिनिधित्व है, यानी जनता का जो प्रतिनिधित्व होता है, और वहां जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो है कॉमन सभा। उस सदन का नाम क्या है? कॉमन सभा। ब्रिटेन में जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। उसके 2 सदन हैं, एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। निम्न सदन जो होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसका नाम है कॉमन सभा। उच्च सदन जो है वो उच्च जो धर्माधिकारी हैं, जो लॉर्ड हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है वहां पे, और ऐसी स्थिति में उसको लॉर्ड सभा कहा जाता है। तो ये अपनी जो बात थी वो यहाँ देखते हैं अपन इस चीज को कि प्रधानमंत्री के लिए जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो ये थे। अब अपन चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री के जो कार्य और शक्तियां, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है इसकी जो भूमिका बन रही थी वो आपके सामने आ गई कि प्रधानमंत्री जी का पद जो है वो किस प्रकार से शुरू हुआ था। इसके अलावा आपको मैंने कल डिटेल से आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि लोक सदन में जो बहुमत दल जो होता है, यानी जो बहुमत प्राप्त करता है सरकार बनाने के लिए, सम्राट उस बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ सम्राट सविवेक शक्ति का रूप में भी कुछ कार्य करता है। अगर किसी दल को मान लीजिए स्पष्ट बहुमत ना मिले सरकार बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सम्राट विवेक के आधार पर भी निर्णय ले सकता है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो भी वहां पे घटित हुई हैं। आप जब इसकी डिटेल से इसकी चर्चा करोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको कुछ इस प्रकार की घटना भी नजर आएंगे कि किन किन परिस्थितियों के अंदर सम्राट ने विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। तो ये इसकी प्रारंभिक घटना थी। अब अपन देखते हैं इसकी शक्तियां अर्थात इसके कार्य को लेकर के।
कार्य व शक्तियां। और आप एक एक कार्य, एक एक शक्ति को जब देखोगे तो निश्चित तौर से आप ये समझ जाओगे कि हाँ, इस प्रकार की शक्तियां जो थी हमने प्रधानमंत्री के संदर्भ में पढ़ी है। अब देखिए, अपन इसकी कार्य जो शक्तियां हैं इनको कुछ क्षेत्रों में बांट लेते हैं साहब। सबसे पहले अपन देखते हैं मंत्रिमंडलीय या मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां या कार्य। दूसरा अपन देखते हैं सम्राट संबंधी। तीसरा अपन देख सकते हैं लोक सदन संबंधी। चौथा अपन देख सकते हैं शासन संबंधी। और पांचवा अपन देख सकते हैं दल संबंधी। अर्थात इन क्षेत्रों में जो है प्रधानमंत्री को किस किस प्रकार की शक्तियां जो है वो प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मंत्रिमंडल को लेकर के। अब मंत्रिमंडल को लेकर के देखते हैं तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, ऐसा पढ़ा होगा कि मंत्रिमंडल का जो निर्माण जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा, अर्थात उसकी जो नियुक्ति जो होती है, मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति जो की जाती है वो तो सम्राट हो जाएगा, ब्रिटेन में सम्राट हो जाएगा, अपने यहाँ राष्ट्रपति हो जाएगा। क्योंकि किसी भी मंत्री की कोई भी नियुक्ति की जा रही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति है, मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पे ये सारी नियुक्तियां जो होती हैं वो ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा की जाती है और भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ये सम्राट जो नियुक्तियां करता है वो किसके परामर्श से करता है? तो यहाँ जो ये सबसे पहले सम्राट के द्वारा सबसे पहले पीएम की नियुक्ति की जाती है। सम्राट जो है वो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो अपने कार्य संचालन के लिए अपने कुछ सहयोगियों को मंत्री के लिए उनकी सिफारिश जो है वो सम्राट से करता है। तो सबसे पहले आ जाता है यहां मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल का निर्माण, तो यहां मंत्रिमंडल का जो निर्माण है ये शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री का कार्य भी यही है कि वो अपने कार्य का सफलतम संचालन के लिए वह अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करे। तो यहां सबसे पहले प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री नियुक्ति जो होती है, प्रधानमंत्री सबसे पहले जो होता है वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अर्थात सम्राट के पास अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की, अर्थात उसमें शामिल करने की सदस्यों की एक जो सूची होती है वो उसके पास भेजता है और उन्हीं व्यक्तियों को सम्राट जो होता है वो मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति करता है। अब दूसरा कार्य आ जाता है, पहले नियुक्ति हो गई तो दूसरा कार्य आ जाएगा साहब इनके कार्य का संचालन। मंत्रिमंडल का जो कार्य का जो संचालन है ये भी प्रधानमंत्री की देखरेख में होता है। अर्थात पूरा का पूरा जो नियंत्रण जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो यहां देख सकते हैं अपन मंत्रिमंडल के कार्य संचालन, उसका संचालन है, उसका नियंत्रण है, ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात किसी भी मंत्री, कोई भी मंत्री किसी भी विभाग से संबंधित है वो कार्य जो करता है तो उस कार्य का संचालन जो होता है, उसका जो मुखिया जो होता है वो भले ही उस विभाग का अध्यक्ष है लेकिन उसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री ही होता है, वो प्रधानमंत्री के अधीन ही कार्य करता है। इसके अलावा आता है साहब वो अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता जो होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण होता है चौथा, मंत्रिमंडल का अंत, यानी कि अंत का मतलब होता है समाप्ति। तो यहां देखिए क्या होता है कि प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के बीच में कोई टकराव की स्थिति हो जाती है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, और अगर प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दे तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल है वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ इसके मंत्रिमंडल के अंत की जब चर्चा की जाती है तो ये शक्ति भी क्या है, प्रधानमंत्री की शक्ति होती है, वो उसे हटा भी सकता है और उस पूरे मंत्रिमंडल को भी भंग कर सकता है। तो ये तो हो गया मंत्रिमंडलीय क्षेत्र।
दूसरा आता है सम्राट को लेकर के। तो सम्राट के रूप में अपन देखते हैं कि पीएम जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है, वो सम्राट और मंत्रिमंडल, एक तरफ है सम्राट, दूसरी तरफ है मंत्रिमंडल, इन दोनों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है, कड़ी के रूप में दोनों को जोड़ता है। इसके साथ साथ ही वो क्या करता है कि यहां सम्राट जो है, सम्राट को वह अपनी जो भी शासन व्यवस्था है उसकी कार्य प्रणाली से भी सम्राट को क्या करता है, रूबरू करता है, सब अवगत करवाता है, अपने कार्य संचालन की पूरी रिपोर्ट जो होती है सम्राट को उपलब्ध करवाता है। और इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो सम्राट और मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल की कार्य प्रणाली की पूरी सूचना सम्राट अगर मांगता है तो प्रधानमंत्री उसको प्रस्तुत करता है, तो यहाँ दोनों के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा तीसरा है लोक सदन संबंधी। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये जो लोक सदन है इसका नेतृत्व करता है, अपन लिख सकते हैं इसमें लोक सदन का नेतृत्व, यानी लोक सदन में प्रधानमंत्री जो होता है वो उसका नेतृत्व करता है, उसका नेतृत्व करता होता है, अर्थात जो बहुमत दल होता है उसके द्वारा सरकार का जो संचालन किया जाता है और संपूर्ण जो लोक सदन है उसकी संपूर्ण जो व्यवस्था है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। तो इस प्रकार वो लोक सदन का नेतृत्व करता है। इसके अलावा अपन शासन की संबंधी अगर चर्चा करते हैं तो शासन में भी वो है कुछ नियुक्तियों के संदर्भ में, शासन के संचालन की तो बात अपन पहले ही कर चुके हैं, इसमें आप देख चुके हैं। तो यहाँ शासन की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रधानमंत्री सदन का मुखिया होता है, तो वह संपूर्ण संसद जो होती है उसकी संपूर्ण देखरेख जो उसकी कार्य प्रणाली होती है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द होती है। हर एक सवाल का जो जवाब जो है उसके लिए प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है कार्य संचालन के लिए, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से। इसके अलावा उसकी जो कुछ नियुक्तियां होती हैं, जैसे नियुक्तियों के संदर्भ में अपन देखते हैं नए लार्ड बनाने की सिफारिश जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं उपाधियों को लेकर के, उपाधियां हैं वो सम्राट के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन इन उपाधियों को देने की जो सिफारिश जो होती है वह सम्राट के द्वारा की, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट जो है वो उपाधियां वितरित करता है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं संकटकालीन हालांकि संकटकालीन शक्तियां जो है संविधान के द्वारा राष्ट्रपति पीएम जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है उसके पास नहीं है ब्रिटिश संविधान में, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं जिनमें अपने को ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति संकट काल में ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे चर्चिल। तो संकट काल की जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय संकट काल की स्थितियां थी, उस समय जो उनकी शक्तियां थी प्रधानमंत्री की, तो उनके प्रभाव को भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा अपन दल संबंधी जब चीजें पढ़ते हैं तो एक तो होता है कि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पे शासन का संचालन करता है, प्रतिनिधित्व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा होता है दल का नेता होता है, दल का नेता होता है, दल का नेता। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं दल संबंधी कुछ कार्य होते हैं। तो दल के रूप में भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो होता है दल का मुखिया होता है, जब उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है बहुमत के आधार पे तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। कोई भी संधि, कोई भी समझौता है या राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के सामने रिप्रेजेंट जब करते हैं तो निश्चित तौर से वो सारे के सारे कार्य जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने दल का नेता भी होता है। तो इस प्रकार आपने ये देखा आज की इस क्लास के माध्यम से कि जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, उसके उस पद का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, उसके बाद उस प्रधानमंत्री जो है उसकी कार्य व शक्तियां क्या है। तो पर्टिकुलर मैंने इनकी कार्य शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया है कि मंत्रिमंडल संबंधी, सम्राट संबंधी, लोक सदन, शासन
और दल संबंधी। एग्जाम में सवाल भी आपसे पूछा जाए तो आप इसकी शक्तियों को इस प्रकार से बांट सकते हैं, और कोई भी जो इसकी शक्तियों की जो अपन चर्चा करते हैं और उन शक्तियों संबंधी जो भी कार्य हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी जो सामान्य कार्य प्रणाली है वही है। तो इस पर आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। इसके अलावा इनका दूसरे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जहाँ संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है उनके साथ इनका कंपैरिजन करने का प्रयास करें, ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।